हो रही है। मैम ये बुक कौन सी है? माइक ऑफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, नाम सुना हुआ है, बता रही हूँ। जब हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं, पर कभी हमको समझ में नहीं आता रिपब्लिक क्या होता है। कहते हैं रिपब्लिक डे मना रहे हैं। when is रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, आपको पता है, डेट डाल दीजिएगा 26 जनवरी। डू यू नो व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे? बिकॉज ऑन दिस डे वी अडॉप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। अभी मैं आपको बताती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अभी आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, वहां से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह से रूल बुक है। सिंपल छोटी सी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, रूल बुक है। जैसे आपकी डायरी जो है, आपके पास डायरी है ना, आप उसमें देखिए एक पेज पर आपको रूल्स बताए गए हैं, स्कूल के क्या क्या रूल्स हैं वो आपको उस बुक पर बताए गए हैं डायरी में। उसी तरह भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। हम इंडियन जो इंडिया में रहते हैं उनको, हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं और हमें जो देश की गवर्नमेंट है वो कौन कौन से रूल्स दे रही है, कौन कौन से राइट्स दे रही है, वो हमें बताती है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक बुक है, जिसके अकॉर्डिंग देश चलता है, जिसके अकॉर्डिंग भारत को सरकारें चलाती हैं। ठीक है। इंडिया इज अ होम टू पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। सबको पता है यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग, भाषा के लोग और संस्कृति के लोग रहते हैं। कहीं पर हिंदू है, कहीं मुस्लिम है, कहीं सिख है, कहीं ईसाई है, कहीं तमिल है, कहीं द्रविड़ है, कहीं हर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। कोई इडली डोसा खाता है, कोई ढोकला खाता है, कोई पूरी सब्जी खाता है, कोई छोले भटूरे खाता है, कहीं पर मछली खाया जाता है, कहीं लिट्टी चोखा, कहीं चोखा बाटी है। इस तरह करके डिफरेंट कल्चर भी हैं। कहीं दूसरे दूसरे तरह के डांसेस होते हैं, कहीं पर साड़ी पहनी जाती है, कहीं सूट है, कहीं मतलब आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथिंग भी है हमारे यहाँ। लैंग्वेज भी है, कहीं कन्नड़, कहीं तमिल, कहीं आपकी हिंदी है, मलयालम है, कोंकणी है, महाराष्ट्र मराठी है, गुजराती है, ठीक है, राजस्थानी है। तो इस तरह के अलग अलग कल्चर है। कोई तिरुपति को पूजता है, कोई विष्णु को पूजता है, कोई शंकर को पूजता है। तो रिलीजन भी हमारे अलग अलग है, कोई गुरु नानक का है तो कोई ईसा मसीह का है। इन ऑर्डर टू लिव टुगेदर, पर हमें इन सब चीजों के साथ, डिफरेंट लैंग्वेज के साथ, डिफरेंट धर्मों के साथ, डिफरेंट कल्चर के साथ हमें शांति पूर्वक रहना है। इसके लिए क्या होना चाहिए? नियम होने चाहिए, रूल होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो शांतिपूर्वक रहने के लिए हमें सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत है। आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए 200 साल बाद, तो कुछ और रूल एंड रेगुलेशंस को देश में सरकार चलाने के लिए बनाया गया। जैसे भी स्कूल चलाता है कोई भी, जैसे आपका स्कूल चल रहा है, अंश चौहान, अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टीवी ना देखें, स्क्रीन पर देखें, बुक यहाँ भी शेयर हुई है। तो जैसे अब आपका स्कूल चलाया जाता है तो डायरी के थ्रू आपको नोटिस दिया जाता है, स्कूल के रूल्स बताए जाते हैं ना, कि गर्ल्स को क्या पहन के आना है, गर्ल्स को कैसी चोटी करनी है, बॉयज के बाल कैसे होने हैं, आपको नेल्स कटवाने हैं, डायरी में साइन होना चाहिए। इवन आपकी कॉपी के पीछे भी लिखा होता है कि आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं स्कूल में। ठीक है। तो वैसे ही देश चलाने के लिए भी रूल और रेगुलेशंस बनाए गए देश के नेताओं के द्वारा। मोस्ट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें अधिकतर देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी एक सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है देश के नागरिकों के लिए, टू अबाइड बाई एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर कंट्री, की वो अपने देश के संविधान का सम्मान करें और उसमें जो कुछ कहा गया है उसको फॉलो करें। अबाइड मीन्स होता है बंधे होना, उसमें बंधे हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड।
जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं, या आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जिन बच्चों ने कैमरा, मैम किस पे करना है लाइन? निष्ठा जब मैं बता चुकी होती हूँ फिर मत रिक्वायर क्या करो, अभी मैंने जस्ट लाइन पढ़ी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसे इसलिए अंदर है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है विच कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पापा हेलो, माइक ऑफ कीजिए। किसका माइक ऑन है? कैमरा सबको ऑन होना चाहिए। आरुषि रावत, यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, आप उधर मुंह करके पता नहीं क्या कर रही हैं। अभी पूछ लूंगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। वंशिका राज, आपको नींद आ रही है? जिन बच्चों ने ना बुक के बीच से मेरे साथ पढ़ाई की है वही से पेपर कर पा रहे हैं, बाकी लोगों का कैमरा बंद हो चुका है। चलिए, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी, और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा बनाया गया था, जिसके हेड थे भीमराव अंबेडकर। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर। आपकी आवाज ब्रेक हुई है बेटा, नेटवर्क इशू आपकी तरफ होगा, हमारी तरफ इशू नहीं है, और कभी कभी नेटवर्क की वजह से ही आवाज ब्रेक होती है। बाकी माइक ऑफ रखिए। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय भीमराव अंबेडकर। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है हु वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, हु वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आपको पता होना चाहिए बी आर अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर होगा। इंडिया अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। 1947 में हम आजाद हुए थे और 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, मतलब बुक लिखी गई, उसके बाद जो रूल्स थे वो सभी इंडियंस को बताकर उसको फॉलो किया जाने लगा। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर, और हर साल हम 26 जनवरी मनाते हैं। आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके क्या आदर्श हैं? The ideal of Constitution of India are clearly stated in a preamble. Preamble कहते, preamble कहते हैं, एक शपथ है, उसमें कहा गया है, बहुत क्लियर वे में बताई गई है preamble में एक बात। preamble कहा जाता है आपका, क्या बताया गया है preamble में? इट इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन है। जैसे जब आप अपनी बुक खोलते हैं, सबके पास बुक होगी, अपनी बुक का सबसे पहला जो दफ्ती है उसके बाद जो एक पेज होगा वहां पे इंट्रोडक्शन करके, प्रेफरेंस करके कुछ लिखा होता है। सबसे पहला पेज बुक का जो होता है उसमें बुक के बारे में बताया जाता है। मुझे बताना नहीं है निष्ठा, हाँ, बस इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारा कुछ बताया गया है। प्रियम्बल इज अ सेट ऑफ गोल एट वी नीड टू अचीव फॉर अवर कंट्री। प्रियम्बल में बताया गया है उन लक्ष्यों के बारे में जिन्हें देश को अचीव करना है। ठीक है, जैसे कि हम कैसा देश चाहते हैं, हम शांति प्रिय देश चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीजें प्रियम्बल में बताई गई हैं। जैसे पहला है प्रियम्बल में सोवरेन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा आपकी तरफ हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। यस मैम। सोवरेन होता है, इट मीन्स इंडिया कैन नॉट बी गवर्न बाय एनी अदर पावर। यानी जैसे पहले अंग्रेजों ने भारत पर शासन कर लिया था, अब इंडिया सोवरेन है, वो उस पर कोई दूसरा देश, कोई दूसरी शक्ति शासन नहीं कर सकती है। सोशलिस्ट, भारत सोशलिस्ट है, इसका मतलब है यहाँ का
हर नागरिक, चाहे वो बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, लंगड़ा है, लूला है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, बच्चा है, सबको एक साथ इक्वल बिहेवियर किया जाएगा। सेकुलर, सेकुलर मीन्स होता है यहाँ पर कोई भी धर्म आप चुन सकते हैं। इंडियंस कैन फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को चुन सकते हैं। आपसे ये नहीं कहा जाएगा, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं आप हिंदू ही धर्म में रहिए, भारत क्योंकि हिंदू देश है इसलिए हिंदू में ही रहिए, या नहीं सिर्फ मुस्लिम ही रह सकते हैं या हिंदू ही रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप जिस धर्म में जाना चाहें आप जा सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं वो हिंदू होते हैं फिर चेंज हो जाता है उनका धर्म, मुस्लिम बन जाते हैं, कोई सिख में चला जाता है, तो वो इंडिया में ही पॉसिबल है। Democratic, it means the citizen of India have the right to cast their vote and choose their leader. Democratic means होता है, अभी मैंने एक दिन और आपको शायद डेमोक्रेटिक बताया था कि क्या बताया था मैंने आपको कि शायद ये चीज बताई थी कि हमारे गवर्नमेंट चैप्टर हमने जब पढ़ा था आराध्य, तो मैंने आपको बताया था उसमें कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, यानी कि जो रूल है, जो सरकार है वो हमारे द्वारा चुनी जाती है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। शायद मैंने आपको डिस्कस किया था एक दिन। तो डेमोक्रेसी होती है जिसमें हम अपने वोट देकर अपना नेता चुनते हैं। रिपब्लिक की यहाँ पर इंडिया में वेयर द पावर रेस्ट इन द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इट्स कंट्री, यानी जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं में यहाँ की शक्तियां हैं। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ कोई राजा है जिसके पास शक्तियां हैं। किसके पास शक्तियां हैं? जिसको हमने चुना। हमारे बीच से जो एमएलए बनकर गया, जो एमपी बनकर गया, हमने जिसे चुना वही हमारा गवर्नमेंट, जिसको हम चुनते हैं उसी से हमारा देश रिपब्लिक बनता है। फंडामेंटल राइट्स, एक दिन मैंने ये बताए थे, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है किसी को याद आ जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट 6 बेसिक राइट्स टू इंडियन सिटीजन। आराध्य मैंने बताया था एक दिन, शायद ये याद आया। यस मैम। हाँ, कि हमारे पास 6 राइट्स हैं जो भारतीयों को दिए गए हैं, जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। दीज राइट्स कैन नॉट बी डिनाइड टू एवरीवन बाय द लॉ। कोई भी व्यक्ति इन कानूनों को फॉलो करने से मना नहीं कर सकता है। और ए पर्सन में गो टू कोर्ट इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ हर फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो वो वायलेशन माने होता है उसको, जैसे अब आपको मैंने बताया था, आप छोटे बच्चे आपसे कोई नौकरी करवाए तो आपके फ्रीडम का, जो आपका राइट टू फ्रीडम है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं कि मैं छोटा बच्चा हूं, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो राइट टू फ्रीडम के थ्रू आप वहां पर जा सकते हैं, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। जो सोशलिस्ट टर्म है वो प्रियम्बल में 1976 में ऐड किया गया था, यानी कि सभी लोग इक्वल हैं, जो मैंने बताया, काला गोरा बड़ा बूढ़ा, जो भी कुछ भारत में रहते हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, वो सभी इक्वल है हमारे लिए, कानून के लिए इक्वल है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, सोशलिस्ट वर्ड है, वो 1976 में ऐड किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, मे बी क्वेश्चन बन सकता है। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, यानी सभी लोग समान हैं कानून के सामने, चाहे वो अंबानी हो और या सड़क पे रिक्शा चलाने वाला रिक्शा ड्राइवर। क्यों? क्योंकि जो कानून है, अगर वो किसी गलत काम की सजा किसी अमीर व्यक्ति को देगा, वही सजा वो रिक्शा ड्राइवर को भी देगा। ये नहीं कि नहीं वो करोड़पति हैं तो उनको नहीं दे सकते हम ये सजा, सिर्फ गरीब आदमी के लिए, ऐसा नहीं है। दोनों को इक्वल देखा जाता है। जैसे हम अपनी दोनों आंखों से किसी चीज को इक्वल देखते हैं, वैसे ही कानून की नजर में अमीर और गरीब इक्वल है। राइट टू फ्रीडम,
स्वतंत्रता का अधिकार, हमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। हम गोवा जाएं, गुजरात जाएं, कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मम्मी पापा को छोड़ के। मम्मी पापा से पूछना पड़ता है कहीं जाने के लिए, ऐसे नहीं चले जाते हैं। पता चला टिकट करा लिया और चले गए बिना मम्मी पापा के, टिकट भी नहीं मिलेगा मम्मी पापा के बिना। तो मम्मी पापा को बताना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है ना, फिर कहीं जा सकते हैं हम। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। आपको मन है आप हिंदू बनिए, आपका मन है मुस्लिम धर्म की पूजा कीजिए, आपका मन है आप गुरु नानक की पूजा कीजिए, किसी भी धर्म को फॉलो कीजिए। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आप बच्चे हो, अगर आपको कोई घर वाले परिवार वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो आप अपने इस राइट्स को फॉलो कर सकते हो कि मुझे पढ़ने देना है। वैसे सरकार ने नियम बनाया है कि 14 एज जो होती है, 14 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का अधिकार है, कोई भी उन्हें पढ़ने से नहीं रोकेगा। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गरीब है तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, फ्री शिक्षा प्राप्त करें, अमीर है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, वो उनका मैटर है। बट सरकार ने सभी को पढ़ने का अधिकार दिया है। कल्चर, आप किसी भी कल्चर को फॉलो कर। हाँ बताइए मैम मेरी वीडियो नहीं खुल पा रही। कोई बात नहीं, चलिए नेटवर्क इशू होगा कल, अभी नेक्स्ट तो क्लास मैम नेटवर्क इशू है, मैम सही चल रहा है नेटवर्क। तो फिर मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और कल्चर में आपका मन है तो आप किसी भी कल्चर को फॉलो कीजिए, किसी कल्चर के कपड़े पहन लीजिए, किसी कल्चर का खाना खा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके लिए भी फ्री हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप बच्चे हैं, अगर आपका शोषण हो रहा है, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, आपसे नौकरी करवाई जा रही है, आपसे घर का मतलब कोई दूसरा जबरदस्ती आपसे कोई काम करवा रहा है, तो वो एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण होता है, अत्याचार होता है। और भी बहुत से कुछ काम होते हैं जो बच्चों से लोग भीख मंगवाने का काम करते हैं, नौकरी करवाते हैं या गलत काम करवाते हैं, चोरी करवाते हैं, इस तरह के जो काम बच्चों के द्वारा करवाए जाते हैं, तो भी आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपका शोषण हो रहा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो हमारा संविधान है उसमें जो जैसे आपके किसी भी राइट्स को आपसे छीना गया है तो आप उसके लिए वहां पर उपचार करवा सकते हो। रेमेडी माने होता है उपचार, मतलब आपकी हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन की इस एक्ट का हमें लाभ नहीं मिल रहा है, हमें राइट टू इक्वालिटी नहीं मिल रही है, तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का एक अधिकार है जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं जो सभी के पास होती है। ड्यूटी क्या होती है? जो सबको करनी होती है। जैसे किसी के घर में होगा कि जब पापा आएंगे तो पानी देने सिर्फ घर का छोटा बच्चा जाता है, किसी के घर में है कपड़े उठाने का काम एक बड़ी दीदी करती है, किसी के घर में है कि भैया का काम है कि वो सिर्फ सब्जी लाने का काम करते हैं या घर के बाहर का काम करते हैं। इस तरह जो ड्यूटी होती है, मम्मी की ड्यूटी है सिर्फ खाना बनाना, ठीक है, बड़ी दीदी की ड्यूटी है आप सभी का होमवर्क कराना, जिसके घर में बड़ी दीदी भैया हैं वो उनकी बात है। तो ड्यूटी होती है जो सबके पास होती है। तो जो देश के नागरिक हैं उनके पास देश के लिए कुछ ड्यूटी है, ठीक है। जैसे आपकी ड्यूटी क्या होगी, 1 तारीख से आपको अपना बैग लगाना है, आपको स्कूल आना है, वैसे ही हमारी भी देश के लिए कुछ ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? उनको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, जो सभी को परफॉर्म करनी पड़ती है, जिससे भाईचारा बढ़ता है, देश में एकता बढ़ती है। जैसे कि आप कहीं पर जनगण मन सुनते हो तो कैसे खड़े हो जाते हो? कोई कहने आता है खड़े हो जाओ? नहीं, खड़े होने को कहता है। आप तिरंगा देखते हो तो आप क्या करते हो? सैल्यूट करते हो, ठीक है। कहीं पर कूड़ा नहीं फैलाना, इस तरह करके जो कुछ ड्यूटीज है, ठीक है। दी सम इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करना होगा, नेशनल फ्लैग और नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट करना होगा, हमें किसी भी हिंसा में, जो हमारी हिंसा क्या होती है, सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, लक्ष्य जोशी को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने अभी बताया कि उनके पास कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ हिंसा होती है ना, जितनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास लॉ है, आपके पास कानून है। और जैसे आप उस दिन मैंने आपको गवर्नमेंट वाले चैप्टर में बताया था कि अगर आप शहर में रहते हैं तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, अगर आप गांव में हैं तो वहां पर नगर ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभाएं होती हैं, तो वो इनको सॉल्व करेंगी। हमें किसी वायलेंस में, किसी लड़ाई झगड़े में मारपीट नहीं करनी चाहिए,
प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो आपके मोन्यूमेंट्स हैं, निष्ठा उपाध्याय आप क्या कर रही हैं? अगर कहीं पर जैसे आप लाल किला घूमने गए, आप कुतुब मीनार घूमने गए, इंडिया गेट घूमने गए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पर गंदगी फैला देते हैं, वहां की दीवारों को गंदा कर देते हैं। तो हमें वो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो सड़क के किनारे वो बेंचेस पड़ी होती है ना, रेस्ट बैठने के लिए बुजुर्गों के, या आप लोग बैठ जाओ जब तक बस नहीं आ रही, उनको गंदा कर देते हैं। या जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनमें गंदगी कर देते हैं, या जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, जैसे डस्टबिन है तो उसको गिरा दिया, कूड़ा फैला दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, डिफेंड द कंट्री इन द टाइम ऑफ डेंजर। देव चौहान कैमरे से हाथ हटाइए। और जब देश में कोई खतरा आए तो आपको देश की रक्षा करनी चाहिए। यानी अभी तो आप बच्चे हो, आप अपने लेवल पे देश की रक्षा करोगे, ठीक है। प्रोटेक्ट अवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए। ईशान सैनी, आपका ध्यान कहाँ है? यानी नेचुरल एनवायरनमेंट यानी आपके आसपास कूड़ा ना हो, पानी वेस्ट ना हो रहा हो, पेड़ ना काटे जा रहे हो। पेड़ अगर कटे हैं, जबरदस्ती कोई पेड़ काट रहा है तो आप रोक सकते हो, ठीक है। अगर वहां पर पेड़ नहीं है तो आप छोटे छोटे पेड़ लगा सकते हो। इस तरह करके आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो, ठीक है। अब आता है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट को, वेलफेयर मीन्स होता है लोक कल्याण, सॉरी, वेलफेयर होता है आपका a country whose government protects and promotes the well-being of its citizen is known as a welfare state. अंशु साहू, भवनेश, केतन, अक्षित, शिवा, कैमरा ऑन हो, ठीक है। तो वेलफेयर होता है कि जब कोई देश जो होता है, वो वहां की जो सरकार होती है, वो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए काम करे, तो उसको वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और आपका नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाद किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिएगा। और जो चेक पॉइंट है, ठीक है, इसको आप रीड करेंगे, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो एक बार पूछ सकते हैं। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। समझ में आया अच्छे से? यस यस मेरे को एक डाउट है। कोई डाउट